हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। एकदम बढ़िया। बिल्कुल आप ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, पढ़ाई भी करते रहिए। प्यारे दोस्तों, हम आपके लिए अपने इस YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर बीकॉम के सबसे महारथी सब्जेक्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट बुक इनकम टैक्स की पूरी एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको एक तरफ से सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस उनके रूल के साथ मिलेंगे। मतलब आपकी पढ़ाई अब आपकी शर्तों पर इस ऑनलाइन नेटवर्क पर होगी। आप हमसे जुड़िए, एक तरफ से अपनी ऑफलाइन या क्लासरूम पढ़ाई से भी बेहतर पढ़ाई यहाँ प्राप्त करिए। आपको 1 बाय 1 सारे टॉपिक मिलेंगे और उनके सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मिलेंगे। डाउट सेशन रखा जाएगा और स्पेशली एग्ज़ाम पेपर भी सॉल्व कराए जाएंगे। तो आपको पूरा एक कंप्लीट पैकेज मिलेगा इनकम टैक्स का। यहाँ आपको कहीं भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अपने सारे दोस्तों को भी बताइए कि वो दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस से जुड़ें। तो अगर आप नए जुड़े हैं तो सबसे पहले हमारे इस YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वेतन से आय, इनकम फ्रॉम सैलरी। हाँ, ये वही टॉपिक है इनकम फ्रॉम सैलरी जिसके बारे में हर एक जानकार ये कहता है कि 2 से ढाई महीने से कम समय ना लगेगा इनकम फ्रॉम सैलरी को बेहतर तरीके से समझने में। और हमारे पास बहुत ही कम समय शेष है एग्ज़ाम के लिए। तो हम ये प्रयास करते हैं कि आपको बेहतर तरीके से वेतन से आय हम समझा सकें। और हम इस दावे के साथ इस मंच पर आए हैं कि हम आपके लिए सबसे बेहतर होंगे। अगर कोई हमसे बेहतर देता है तो आप आइएगा, ढूंढ के हमारे इस चैनल को अनसब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो ये मेरा आत्मविश्वास है और अब आप इस विश्वास के साथ जुड़िए कि आपकी पढ़ाई एकदम शानदार होने वाली है और आपकी अपनी शर्तों पर होने वाली है। पहली चीज़ हम जानते हैं वेतन से आय है क्या। हम अपने पिछले वीडियो में ये क्लियर कर चुके हैं कि नियोक्ता द्वारा फ्रॉम एम्प्लॉयर, उसके कर्मचारी को टू एम्प्लॉय, नियोक्ता द्वारा उसके कर्मचारी को उस कर्मचारी द्वारा की गई सेवा के बदले में। मतलब कि जब कभी एक मालिक अपने कर्मचारी को उस कर्मचारी द्वारा की गई नौकरी के बदले में कुछ राशियां देता है, अमाउंट देता है, उसे ही हम वेतन कहते हैं, ठीक है। नियम क्या बना, नियोक्ता, भाई सैलरी क्या, इनकम टैक्स में किसी चीज़ की कोई परिभाषा ना है। उनके बारे में जब हम जान जाएंगे तो उनकी परिभाषा भी पहचान जाएंगे। तो नियोक्ता द्वारा उसके कर्मचारी को उस कर्मचारी द्वारा की गई सेवा के बदले में जो निश्चित पारिश्रमिक दिया जाता है वही वेतन कहलाता है। और ये निश्चित पारिश्रमिक ही तो सेवा का आधार होता है। मैंने क्या कहा, नियोक्ता द्वारा उसके कर्मचारी को उस कर्मचारी द्वारा की गई सेवा के बदले में जो निश्चित पारिश्रमिक दिया जाता है उसे वेतन कहते हैं। इसमें नियोक्ता द्वारा समय समय पर दी गई वो सुविधाएं भी शामिल की जाती हैं जो कर्मचारी को दी गई हों। मतलब हम निश्चित पारिश्रमिक तो यहाँ रखते ही रखते हैं, इसमें वो सुविधाएं भी शामिल करते हैं जो मालिक अपने कर्मचारी को देता है। जैसे आपने ये रियलाइज़ किया हो, आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, लोग से अगर पूछो भाई सैलरी क्या है तो कहते हैं भाई 10,000 महीने हैं, रहना खाना फ्री। काहे का फ्री? मालिक आपको देता है ना, इनकम टैक्स वाले उसका भी मूल्य निकालेंगे। खाना खा रहे हो तो कितने का, और वो आपके वेतन में जुड़ेगा, ठीक। अगर आप रहते हो मकान में तो वो फैसिलिटी कितने की, वो आपके वेतन में जुड़ेगा। तो पूरी परिभाषा क्या बनती है, नियोक्ता द्वारा उसके कर्मचारी को उस कर्मचारी द्वारा की गई सेवा के बदले में जो निश्चित पारिश्रमिक दिया जाता है उसे वेतन कहते हैं। और इसमें वो फैसिलिटीज़ भी शामिल की जाती हैं जो मालिक द्वारा उसके कर्मचारी को दी गई हों, ठीक है।
चलिए, आपने डेफिनीशन जान लिया। कुछ उदाहरण के जरिए हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। इस परिभाषा के बाद कुछ रोचक बातें निकल के सामने आती हैं। जैसे मैंने कहा, नियोक्ता द्वारा उसके कर्मचारी को उस कर्मचारी द्वारा की गई सेवा के बदले में। मान लीजिए कोई कर्मचारी है, जैसे मान लीजिए मैं कहीं नौकरी कर रहा हूँ, और जब मैं नौकरी कर रहा हूँ तो मेरे मालिक द्वारा मुझे निश्चित पारिश्रमिक दिया जाएगा, वो मेरे लिए वेतन है। और अगर मेरी मृत्यु हो जाती है या मैं मान लीजिए रिटायर हो जाता हूँ, तो आपने पेंशन का नाम सुना है, तो मालिक द्वारा कर्मचारी को पेंशन भी दी जाती है, वो भी मेरे लिए वेतन है। क्यों? क्योंकि मेरे मालिक ने दिया है और कर्मचारी को दिया है। मतलब ये आप सीधा क्लियर कॉन्सेप्ट समझिए बेटा, कि जहाँ मालिक और कर्मचारी का संबंध हो जाए, जहाँ कहीं भी मालिक और कर्मचारी का संबंध बने, उसे वेतन कहते हैं। तो अगर मालिक ने दिया, कर्मचारी को दिया, तो उसे वेतन कहा जाएगा। लेकिन मान लीजिए मेरी मृत्यु हो जाए और मेरी मृत्यु के बाद भी मेरी विधवा को पेंशन दी जाए, तो वो क्या होगा? मालिक ही देगा। कर्मचारी ने नौकरी की है, इसके बदले में ही देगा, लेकिन वो कर्मचारी को नहीं देगा, देगा उसके परिवार को। तो यहाँ जिससे पैसा मिला और जिसको पैसा मिला, दोनों के बीच में मालिक और कर्मचारी का संबंध नहीं है। जब वहाँ पर रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय नहीं है, तो वो वेतन नहीं होगा, पारिवारिक पेंशन होगी और वो अदर सोर्सेज में चला जाएगा। ठीक है। अगर मालिक के पुत्र से मिले, मालिक की पत्नी से मिले, तो वो सब वेतन नहीं होता। जैसे मान लीजिए आप कहीं जॉब कर रहे हो, ड्राइवर की जॉब कर रहे हो, और आप अपने मालिक की वाइफ को कहीं घुमाने के लिए ले गए और वो खुश होकर आपको कुछ 100-200 रुपये दे देती हैं इनाम के तौर पर, कि आपने बहुत अच्छी गाड़ी ड्राइव की, लीजिए भैया इतना रख लीजिए। वो भी आपके लिए वेतन नहीं होगा, क्योंकि वो मालिक से नहीं मिला। तो याद रखिएगा, मैंने नियम क्या बनाया कि नियोक्ता द्वारा उसके कर्मचारी को, नियोक्ता को एम्प्लॉयर कहते हैं, कर्मचारी को एम्प्लॉय कहते हैं, तो नियोक्ता द्वारा उसके कर्मचारी को उस कर्मचारी द्वारा की गई सेवा के बदले में अगर कुछ मिलता है निश्चित पारिश्रमिक, वो वेतन कहलाता है। ठीक है। इसमें वो सुविधाएं भी शामिल की जाती हैं जो मालिक द्वारा उसके कर्मचारी को दी गई हों। ठीक। तो आपको ये उदाहरण समझ में आ गया कि क्लियर कॉन्सेप्ट ये है कि वेतन तभी होगा, या हम यूँ कह लें सैलरी से, तभी इसको सैलरी की इनकम तभी माना जाएगा जब मालिक ने दिया हो और अपने कर्मचारी को दिया हो। अगर मालिक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से मिले तो वेतन नहीं होता, और अगर कर्मचारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को मिले तो वेतन नहीं होता। ठीक है। तो क्लियर कॉन्सेप्ट ये है, नियोक्ता द्वारा उसके कर्मचारी को उस कर्मचारी द्वारा की गई सेवा के बदले में निश्चित पारिश्रमिक जो मिलता है उसे ही वेतन कहते हैं। और इसमें निश्चित पारिश्रमिक के अतिरिक्त वो सुविधाएं भी शामिल की जाती हैं जो समय समय पर मालिक ने अपने कर्मचारी को दी हों। ठीक है। ध्यान देना, यहाँ मैंने 2 बातों का जिक्र कर दिया था कि अगर मैं नौकरी में रहते हुए मालिक से कुछ पाता हूँ तो वो मेरे लिए वेतन है, और अगर मेरा मालिक मेरे रिटायरमेंट के बाद मुझे कुछ देता है तो वो पेंशन है। लेकिन क्या सिर्फ यही 2 चीज़ें हैं? नहीं। इसी आधार पर मैंने यहाँ एक चार्ट बना रखा है जो आपके लिए बहुत आवश्यक है। ध्यान देना, मैं सैलरी को एक डेड बॉडी कहता हूँ ना जी, मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा हटके है। ठीक है। आपको मैंने कहा है ना, मैं वो उदाहरण दूंगा जो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो सैलरी को मैं एक डेड बॉडी कहता हूँ। क्यों? ये 4 कंधों पर आती है: मूल वेतन, भत्ता, अनुलाभ, वेतन के स्थान पर लाभ।
हमारे यहाँ डेड बॉडी को 4 कंधों पर ढोया जाता है ना, सेम वैसा मैंने इसको एक डेड बॉडी कहा, लाइक ए डेड बॉडी। क्यों? क्योंकि ये 4 कंधों पर चलकर आती है। ध्यान देना। लेकिन पहले चीज़ आप ये जानिए, वेतन को 2 टुकड़ों में मैंने बांट दिया, ड्यूरिंग सर्विस टाइम रिसीव्ड एंड आफ्टर रिटायरमेंट रिसीव्ड। मतलब कुछ प्राप्तियां हमें मालिक से वे मिलती हैं जो हम नौकरी में रहते हुए पाते हैं। ठीक, मतलब अभी हमारी नौकरी चल रही है। अगर नौकरी में रहते हुए मालिक को कुछ मिलता है तो वो ड्यूरिंग सर्विस टाइम रिसीव्ड कहलाती है। ठीक, और अगर नौकरी से रिटायरमेंट के बाद कुछ मिले तो मतलब जब मालिक के यहाँ हमारी सेवा समाप्त हो गई है। भाई जनरली हमारे यहाँ क्या देखा जाता है, 60 साल का एक प्लान है कि आप जब अपनी उम्र के 60 वर्ष पर पहुँचेंगे तो आपको कार्य से रिटायर कर दिया जाता है। आप मेरे कुछ शब्दों के जवाब सोचिए। जब आपके हाथ पैर सलामत हैं, जब आप में वो कार्य करने की जान है ना, आपने अपना पूरा समय वहाँ दिया, तो जब आप कार्य करने में असमर्थ हो गए, रिटायर होने की हुए, तो आपको दूध में पड़ी मक्खी के जैसे निकाल दिया मालिक ने, तब आप कहाँ जाइएगा? आपका जीवन आगे कैसे व्यतीत होगा? तो वहाँ मालिक की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं। तो यहाँ ये कहा गया है कि जब आप नौकरी में रहते हुए कुछ पाते हो, नौकरी में रहते हुए कुछ पाते हो, तो वो ड्यूरिंग सर्विस टाइम रिसीव्ड है कि सेवा काल में मिलने वाली प्राप्तियाँ जब आपकी नौकरी चल रही है। और जब आपकी नौकरी से आप अलग हुए, सेवा काल के बाद सेवा समाप्त होने के बाद मिलने वाली प्राप्तियाँ, मतलब आपकी रिटायरमेंट के बाद आपको क्या मिलेगा। ठीक है, तो ये है सेवा काल में मिलने वाली प्राप्तियाँ और ये है सेवा समाप्त होने के बाद मिलने वाली प्राप्तियाँ। और ये 2 अलग अलग लेसन में आपको बांट दिया गया है। लेकिन जब तक इसे कहा गया है जनरली वेतन से आए और उसे कहा गया है अवकाश ग्रहण से आए, लेकिन जब तक आपके ये दोनों लेसन क्लियर ना होंगे तब तक सैलरी क्लियर ना होगी। जब हमने पढ़ा था तो हमने इन दोनों लेसन को एक साथ पढ़ा था। आपको अलग अलग दिया है, गाहे बेगाहे आपको मिलते रहेंगे, इसलिए हम आज इन्हें बताना चाहते हैं शुरुआत में ही, और शुरुआत में ही इनका जिक्र होता रहेगा। ठीक है, तो आपने ये जान लिया कि जब कभी मालिक अपने कर्मचारी को उस कर्मचारी द्वारा की गई सेवा के बदले में कुछ पारिश्रमिक देगा, उसे वेतन कहेंगे। तो मुद्दा ये है कि ये जो परिभाषा बनती थी कि जब आपकी नौकरी चल रही है, आप नौकरी कर रहे हो, आपका मालिक आपको निश्चित समय पर कुछ पैसे दे रहा है, वो वेतन। लेकिन जब आप रिटायर हो जाते हो तो मंथली बेस पर पेंशन मिलती है ना, वो भी तो वेतन ही होगा। क्यों? क्योंकि मालिक द्वारा दिया गया, कर्मचारी को दिया गया। अब यहीं वो उदाहरण मैंने बता दिया था कि मालिक अगर कर्मचारी के विधवा को देता है तो वो पेंशन नहीं है, वो पारिवारिक पेंशन है, अदर सोर्सेज में जाएगा। ठीक है, वो सैलरी के लिए पेंशन नहीं मानी जाएगी। लेकिन आप ये जानिए कि किसी भी कर्मचारी को प्राप्तियां कितने तरीके से मिलती हैं? 2, एक नौकरी में रहते हुए और एक नौकरी से रिटायरमेंट के बाद। तो हाल फिलहाल इस लेसन में हमें नौकरी में रहते हुए पढ़ना है अभी, लेकिन आज मैं यहाँ आपको सबका जिक्र करने वाला हूँ, तभी आपकी क्लास बेहतर होगी, आगे आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक, तो नौकरी में रहते हुए जब आपको मिले तब क्या होगा, और नौकरी से रिटायरमेंट के बाद मिले तब क्या होगा। तो सबसे पहले हम आते हैं वेतन। वेतन को मैंने कितने टुकड़ों में बांट दिया है? 2, सेवा काल में मिलने वाली प्राप्तियां और सेवा समाप्त होने के बाद मिलने वाली प्राप्तियां। तो ये चीज़ें समझ गए? बिल्कुल। ड्यूरिंग सर्विस टाइम रिसीव, जब आपकी नौकरी चल रही है तो, और आफ्टर रिटायरमेंट, जब आपने सेवा से अवकाश ग्रहण प्राप्त किया है तब। तो मैंने इसको कहा कि ये लाइक ए डेड बॉडी है, एक मृत शरीर के जैसा जो 4 कंधों पर चल के आता है। सबकी परिभाषा जानते हैं। जब आप किसी जगह काम करने के लिए जुड़ते हो तो आप दोनों के बीच एक समझौता होता है, एक अनुबंध होता है। आप दोनों मतलब मालिक और कर्मचारी के बीच। मालिक वो जिसने काम दिया, एम्प्लॉयर, कर्मचारी वो जिसने काम करना स्वीकार किया। तो आप दोनों के बीच संबंधों का आधार एक निश्चित पारिश्रमिक होगा कि आप मेरा ये काम करिए, हम आपको इतना फिक्स अमाउंट देंगे।
वही मूल वेतन कहलाता है, बेसिक सैलरी कहलाती है। मतलब ये वो वेतन होता है जो आपके संबंधों का आधार होता है। तो डेफिनेशन क्या बना सकते हैं इसकी? नियोक्ता द्वारा उसके कर्मचारी को उस कर्मचारी द्वारा की गई सेवा के बदले में जो निश्चित पारिश्रमिक दिया जाता है उसे मूल वेतन कहते हैं, बेसिक सैलरी कहते हैं। याद रहेगा? याद रखना, मूल वेतन क्या होता है? यही तो सेवा का आधार होता है, इतना आपको दिया ही जाएगा। अब उसके अलावा अन्य चीज़ें जुड़कर वेतन बढ़ जाता है। जैसे जो कोई 20-25 हज़ार रुपये वेतन मंथली पाता हो, आप ये सोचते हैं 20-25 हज़ार है, लेकिन उसका मूल वेतन 3-4 हज़ार 5 हज़ार के आसपास होगा। ठीक, तो नियोक्ता द्वारा उसके कर्मचारी को उस कर्मचारी द्वारा की गई सेवा के बदले में जो निश्चित पारिश्रमिक दिया जाता है उसे मूल वेतन कहते हैं। ठीक है, बेसिक सैलरी कहते हैं। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? और यही मूल वेतन जो होता है वो सेवा का आधार होता है। तो नियोक्ता द्वारा उसके कर्मचारी को उस कर्मचारी द्वारा की गई सेवा के बदले में जो निश्चित पारिश्रमिक दिया जाता है उसे मूल वेतन कहते हैं। मैंने यहाँ आपको ये क्लियर किया कि मान लीजिए आप कहीं नौकरी करने के लिए गए, तो आपने जो वहाँ पर एग्रीमेंट किया कि हम आपके यहाँ ये काम करेंगे, मालिक ने कहा ठीक है हम आपको ये काम दे रहे हैं, आपको उसके बदले में हम इतना पेमेंट देंगे, तो वही जो आपके संबंध का आधार है वही नकद राशि ही क्या कहलाएगी? मूल वेतन। इसमें आपको बोनस और कमीशन भी मिल जाता है, लेकिन वो चीज़ें मेन टॉपिक नहीं है, वो पार्टली में आता है। तो बोनस क्या होता है? कभी कभी मालिक अपने कर्मचारी को उसको खुश होके, ध्यान देना, कभी कभी मालिक अपने कर्मचारी को खुश होके कुछ नकद राशि को तौर पर दे देता है, तो उसे क्या कहते हैं? बोनस कहते हैं। अतिरिक्त होगा ये, ठीक, अतिरिक्त होगा, ये मालिक देने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन मूल वेतन मालिक देने के लिए बाध्य है। अगर वहाँ उसने सेवा की है कर्मचारी ने, तो वो मालिक को बाध्य कर सकता है उतना वेतन देने के लिए। तो नियम क्या बनता है? नियोक्ता द्वारा उसके कर्मचारी को उस कर्मचारी द्वारा की गई सेवा के बदले में जो निश्चित पारिश्रमिक दिया जाता है उसे ही मूल वेतन कहते हैं, और यही सेवा का आधार होता है। कभी कभी कुछ ऐसे कार्य भी आपको करने पड़ते हैं जो आपके कार्य क्षेत्र में तो आते हैं लेकिन रेगुलर वाले नहीं हैं। मान लीजिए मालिक कुछ अतिरिक्त काम दे दे कि भाई ये काम भी कर लेना, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ा दी जाती हों, तब क्या करिएगा? तो जब कभी मालिक अपने कर्मचारी को मूल वेतन के अलावा, या यूँ कह लीजिए, ऐसे परिभाषा दीजिए, जब कभी मालिक अपने कर्मचारी को उस कर्मचारी द्वारा की गई सेवा के बदले में निश्चित पारिश्रमिक के अतिरिक्त, ध्यान देना, निश्चित पारिश्रमिक के अतिरिक्त कुछ नकद रूप से देता है, उसे भत्ता कहते हैं। जनरली हम कहते हैं अलाउंस कह दहो चला मैं, ना बेटा ना, ऐसा नहीं करना, वो अनाउंस होता है, उद्घोष, घोषणा। अलाउंस माने तो भत्ता होता है, ठीक, अलाउंस माने भत्ता होता है। तो नियोक्ता द्वारा उसके कर्मचारी को उस कर्मचारी द्वारा की गई सेवा के बदले में निश्चित पारिश्रमिक के अतिरिक्त जो नकद रूप से दिया जाए वो क्या कहलाता है? भत्ता कहलाता है। लेकिन ये किसी कार्य विशेष के लिए मालिक द्वारा कर्मचारी को दिए जाते हैं। ध्यान देना मैंने क्या कहा, जो निश्चित पारिश्रमिक दिया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? मूल वेतन। तो निश्चित पारिश्रमिक के अतिरिक्त जो नकद रूप से दिया जाता है, जैसे आपको मालिक किसी एक जगह पे आप काम कर रहे हो, उस जगह से आपको निकाल के मालिक किसी दूसरे स्थान पर भेज रहा है, तो जब उस जगह से निकाल के मालिक आपको किसी दूसरे स्थान पर भेज रहा है तो वहाँ भी वो आपको रहने के लिए व्यवस्था कराए। अगर नहीं करा पाता तो मालिक आपको पैसे देगा कि भाई ये लो पैसे, आप कहीं मकान किराए पर ले लो, वो मकान किराया भत्ता कहलाया।
अगर बीच में कुछ समय के लिए महंगाई बढ़ गई तो मालिक आपको महंगाई भत्ता देता है। तो मैंने ये कहा कि जब कभी मालिक अपने कर्मचारी को उस कर्मचारी द्वारा की गई सेवा के बदले में निश्चित पारिश्रमिक के अतिरिक्त कुछ नकद देता है, उसे भत्ता कहता है। ठीक, मतलब बहुत बारीकी का अंतर है। और पूरे इनकम टैक्स में अगर कोई भी बच्चा गलती करता है सैलरी में तो सिर्फ इन्हीं 2 पॉइंट में गलती करता है, भत्ता और अनुलाभ। ठीक है, तो भत्ता क्या होंगे? किसी कार्य विशेष के लिए मालिक अपने कर्मचारी को नकद रूप से कुछ दे रहा होगा वेतन के अलावा, उसे ही भत्ता कहते हैं। और ध्यान देना, वही चीज़ सुविधा बन जाएगी। कैसे? मैंने ये कहा कि मान लीजिए मालिक आपको यहाँ से किसी दूसरे स्थान पर भेज रहा है, तो मालिक वहाँ आपको रहने की सुविधा देगा। मान लीजिए मालिक का मकान है, मालिक ने कहा जाओ उस मकान में रहना, या मालिक ने मकान किराए पर लेकर आपको दे दिया, या मालिक ने आपको रहने की सुविधा होटल में करा दी, लेकिन वो सारी फैसिलिटीज़ आपको मालिक ने दी, तो उसे अनुलाभ कहेंगे। और मालिक आपको वो सुविधा नहीं दे पाया, आपके हाथ में पैसा रख दिया, ये लो जाओ मकान कहीं किराए पे ले लेना, उसे भत्ता कहेंगे। मतलब दोनों में इतना अंतर है कि अगर मालिक वही वस्तु लाके आपको दे दे तो कहा जाएगा सुविधा दिया, और पैसा दे दे कहे जाओ सब सामान खरीद लो, वो भत्ता कहलाएगा। ठीक है, तो दोनों में ये अंतर होता है कि नियोक्ता द्वारा उसके कर्मचारी को उस कर्मचारी द्वारा की गई सेवा के बदले में निश्चित पारिश्रमिक के अतिरिक्त जो नकद दिया जाता है उसे भत्ता कहते हैं, और नियोक्ता द्वारा उसके कर्मचारी को उस कर्मचारी द्वारा की गई सेवा के बदले में निश्चित पारिश्रमिक के अतिरिक्त समय समय पर जो सुविधाएं दी जाती हैं, उन सुविधाओं को ही क्या कहा जाता है? अनुलाभ कहा जाता है, परक्विजिट्स कहा जाता है। कंफर्म? याद रहेगा? तो ये 3 टॉपिक आपने क्लियर कर लिए। परक्विजिट्स ये सब पार्ट में टूटेंगे बेटा। भत्ता आपको कम से कम 50 भत्ते पढ़ने होंगे, अनुलाभ तो कम से कम आपको 100 पढ़ने होंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जब हम वो पढ़ेंगे तब आप केवल आज नाम जानिए। तो भत्ता क्या होगा? मालिक वेतन के अलावा कुछ नकद रूप से देगा, उसे भत्ता कहते हैं। मालिक वेतन के अलावा जो सुविधाएं देता है उसे क्या कहते हैं? अनुलाभ कहते हैं, परक्विजिट्स कहते हैं। ठीक है, वेतन के स्थान पर लाभ किसे कहते हैं? कभी कभी संबंधों में ये होता है कि हम आपको रेगुलरली वेतन नहीं देंगे, एक पैकेज के रूप में दे दिया जाता है, या कोई अन्य सुविधा के तौर या कोई चीज़ अन्य रूप से आपको दे दी जाती है, तब उसे ही क्या कहा जाता है? वेतन के स्थान पर लाभ। जनरली इसका यूज़ नहीं है, लेकिन आप ये मानिए कि कहीं भी किसी आधार पर संबंध में आपको कुछ भी हो सकता है। अदर गेन ऑन बिहाफ ऑफ सैलरी, सैलरी के अलावा सैलरी के लिए आपको मालिक कुछ भी अलग से दे सकता है। तो अगर वो अलग से दे सकता है तो ध्यान देना, ये सैलरी के बदले में ही होगा, तो इसलिए इसको भी हम किस में शामिल करेंगे? सैलरी में ही शामिल करेंगे। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें हैं ड्यूरिंग सर्विस टाइम रिसीव्ड। तो मैंने आपसे पहले ही कहा, वेतन एक डेड बॉडी है जो इन 4 कंधों पर चल के आएगा। तो अभी तक आपने क्या जान लिया? मालिक एम्प्लॉयर अपने कर्मचारी को, टू एम्प्लॉय, उस कर्मचारी द्वारा की गई सेवा के बदले में। ठीक है, जब कभी मालिक अपने कर्मचारी को उस कर्मचारी द्वारा की गई सेवा के बदले में जो निश्चित पारिश्रमिक देता है उसे वेतन कहते हैं। इसमें उन सुविधाओं को भी शामिल किया जाता है जो मालिक द्वारा उसके कर्मचारी को दी गई हों। लेकिन वेतन को हमने कितने टुकड़ों में बांट दिया? 2, जो ये 2 पार्ट के तौर पर हमें मिलेंगे। एक तो सबसे पहले सेवा काल में मिलने वाली प्राप्तियाँ, और दूसरी सेवा समाप्त होने के बाद मिलने वाली प्राप्तियाँ। तो सेवा काल में मिलने वाली प्राप्तियाँ क्या हैं? ये वे प्राप्तियाँ हैं जो हम अपनी नौकरी में रहते हुए पाते हैं, और सेवा समाप्त होने के बाद मिलने वाली प्राप्तियाँ ये वे प्राप्तियाँ हैं जो हम अपनी नौकरी से रिटायरमेंट के बाद पाते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे, मालिक के द्वारा मिले, कर्मचारी को मिले। अगर मालिक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से मिलता है तो वेतन पाठ में नहीं आता, और अगर कर्मचारी
के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को मिलता है तो भी वो वेतन पाठ में नहीं आता। ठीक है, तो सेवा काल में मिलने वाली प्राप्तियां कितनी हैं? 4। मूल वेतन, मुख्यतः 4 हैं, बाकी तो बहुत पढ़ेंगे। मूल वेतन, भत्ता, अनुलाभ और वेतन के स्थान पर लाभ। मूल वेतन ही संबंधों का आधार होता है जो मालिक अपने कर्मचारी को निश्चित पारिश्रमिक के रूप में देता है, उसे मूल वेतन कहते हैं। भत्ता, अलाउंस, जब कभी मालिक अपने कर्मचारी को वेतन के अलावा कुछ नकद रूप से देता है जो किसी कार्य विशेष के लिए दिए जाते हैं, उसे भत्ता कहते हैं। ठीक है, और वही चीज़ अगर मालिक सुविधा के रूप में दे दे तो वह अनुलाभ कहलाती है, और अगर वही चीज़ मालिक सुविधा के रूप में ना दे, आपको पैसे के रूप में दे दे, तो भत्ता कहलाता है। जैसे मालिक अपने कर्मचारी के बीमार होने पर अगर दवा खरीद के ला के दे रहा है, वो सुविधा है। आपको हॉस्पिटल में एडमिट करा दे रहा है, आपका इलाज करा रहा है, वो सुविधा है। और आपको पैसा दे दे रहा है, जाओ अपना इलाज करा लेना, वो भत्ता है। दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है और नियम बदल जाएंगे। अगर मालिक आपका इलाज कराता है तो आपके लिए करमुक्त है, और अगर मालिक पैसा देता है, कहता है जाओ इलाज करा लेना, तो पूरा कर योग्य है। तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाया करेगी कि भत्ते का नियम ये हुआ और अनुलाभ का नियम ये हुआ। आपको पढ़ना है। ठीक है, आप हमसे पेड क्लास लीजिए, रेगुलर क्लास मिलेंगी आपको, डाउट सेशन रखा जाएगा, और सबसे बड़ी बात, एग्ज़ाम पेपर सॉल्व करे जाएंगे और आपकी पढ़ाई शानदार तरीके से चलेगी। तो चलिए आगे चलते हैं। तो मूल वेतन आपने जान लिया, भत्ता जान लिया, वेतन के स्थान पर लाभ जान लिया। अब हम आते हैं सेवा समाप्त होने के बाद मिलने वाली प्राप्तियाँ। कुछ प्राप्तियाँ ऐसी भी हैं जो आपको रिटायरमेंट के बाद मिलती हैं, और ये 6 हैं। कौन कौन सी? एक तरफ से आइए हम आपको बताते हैं। सेवा समाप्त होने के बाद मिलने वाली प्राप्तियाँ, आफ्टर रिटायरमेंट रिसीव। सबसे पहला ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी की भाई कोई हिंदी नहीं है, हम इसे अनुग्रह राशि या कृपा राशि बोलते हैं। मैं अपनी बात कर रहा कि मैं इसे अनुग्रह राशि या कृपा राशि बोलता हूँ। क्यों, कैसे, जानिए। आप सोचिए, आप में कार्य करने की क्षमता है। वो कहते हैं ना जवानी, मतलब आप अपने जीवन के उन दिनों में हैं जब आप सब कुछ कर सकते हैं। तो आपने अपना पूरा समय अपने मालिक को दिया, उसके यहाँ आप काम करते रहे, और जब आप में वो बुढ़ापे की दहलीज पर आप पहुँचे ना 60 वर्ष के पास, तो आपका मालिक आपको काम से निकाल दे। बिल्कुल निकाला जाता है, सबको निकाला जाता है। अब जनरली सोच ये बनती है कि हम इस टाइम में इतनी मेहनत करें कि अपने बुढ़ापे के लिए कुछ संचित रखें, जिससे हमारा जीवन भविष्य में आगे आराम से कटे। लेकिन मालिक का कर्तव्य क्या है कि आप अगर अपने यहाँ काम कर, किसी व्यक्ति के यहाँ काम कर रहे हो, तो उसका कर्तव्य क्या बनता है? तो मालिक अपने कर्मचारी को उसके रिटायरमेंट के बाद कुछ ऐसी राशियाँ नकद के रूप में देता है जो मालिक देने के लिए बाध्य नहीं है। मतलब ये किसी सेवा के संबंधों के आधार पर नहीं दी जाती। ये मालिक देने के लिए बाध्य नहीं होता। मालिक देता है तो ये उसकी कृपा मात्र है। अगर मालिक देता है तो ये उसकी कृपा मात्र है, इसीलिए हम उसको अनुग्रह राशि कहते हैं। जनरली आपको क्या जानना है? ग्रेच्युटी उसे बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रेच्युटी किसे कहा जाएगा कि जब कभी मालिक अपने कर्मचारी को उसके रिटायरमेंट के बाद कुछ नकद राशि देता, इकट्ठा देगा, कुछ नकद राशि देगा, उसे ग्रेच्युटी बोलेंगे। ये वो राशियां हैं जो मालिक देने के लिए बाध्य नहीं हैं, फिर भी मालिक ने कर्मचारी को दिया, उसे ही हम ग्रेच्युटी बोलते हैं। पूरी बात समझ में आ गई कि जब कभी मालिक अपने कर्मचारी को उसके रिटायरमेंट के बाद कुछ ऐसी राशि नकद के तौर पर देता है जो मालिक देने के लिए बाध्य नहीं है, उसे हम ग्रेच्युटी बोलेंगे। इस पे भी 2 नियम बन जाते हैं कि सरकारी कर्मचारी को मिलने वाली ग्रेच्युटी, प्राइवेट कर्मचारी को मिलने वाली ग्रेच्युटी। फिर उसमें करमुक्ति और करयोग्यता देखेंगे, लेकिन हम वो सब नियम जब ग्रेच्युटी पढ़ेंगे तब आप जानते रहिए ग्रेच्युटी कहते किसे हैं। तो मालिक अपने कर्मचारी को
उस कर्मचारी के रिटायरमेंट के बाद कुछ नकद रूप से देता है जो मालिक देने के लिए बाध्य नहीं है, उसे ग्रेच्युटी बोलते हैं। पेंशन ये आपने देखा होगा, आपके घर में, आपके पड़ोस में कोई महिला होगी, उसे पेंशन मिलती होगी। उसके पति किसी जगह नौकरी कर रहे थे, जब उसके पति किसी जगह नौकरी कर रहे थे और उनकी मृत्यु के बाद उस महिला को पेंशन मिलती होगी, या अगर वो पति अभी जीवित होगा तो उस पति को पेंशन मिलती होगी। मेरा एक टॉपिक है, मान लीजिए किसी पति की नौकरी है और पति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को तो पेंशन मिलती है। मान लीजिए पत्नी नौकरी कर रही है और पति उसकी सेवा, आपके गांव में ऐसा बहुत से होंगे, अगर कोई महिला अध्यापक है और उसका पति उसको पर डे स्कूल छोड़ने जाता होगा, ले आता होगा, बड़ी सेवा करता होगा बेचारा, अगर वो महिला मर जाए तो क्या वो पति पेंशन पाएगा? सोच के बताना। अगर पति नौकरी में था, पति की मृत्यु के बाद पत्नी को तो पेंशन मिलती है, लेकिन अगर पत्नी नौकरी में थी, पत्नी मर जाए तो क्या पति पेंशन पाएगा? नहीं पाएगा। वहाँ ये कहा जाता है कि पति कार्य कर सकता है, ठीक है, और महिला अबला है भैया। अगर पति की मृत्यु होती है तो महिला को पेंशन मिलेगी। तो याद रखिएगा कि जब कभी आप पेंशन का वो रूप स्वरूप जानते हो कि जब कभी आप नौकरी में हो तो नौकरी में कार्य करने के दौरान आपको मंथली बेस पर पैसे मिलते हैं, जो आपकी सेवा का आधार होता है, वो तो वेतन है। लेकिन जब आप नौकरी से रिटायर हो जाते हो तो रिटायर होने के बाद भी आपको मंथली रूप से कुछ पैसा मिलता है, वो पेंशन कहलाता है। लेकिन अब ये पेंशन दो स्वरूपों में होती है, एक वो पेंशन जो मंथली मिलती रहती है और एक वो पेंशन जो आप इकट्ठा ले लेते हो। तो 2004 से, अक्टूबर 2004 से पेंशन का मंथली मिलने वाला स्वरूप समाप्त कर दिया गया। मतलब अब किसी भी व्यक्ति को मंथली पेंशन नहीं मिलेगी। जब वो रिटायर होंगे, रिटायरमेंट के बाद एक अमाउंट पूरा जोड़ के उनको पेंशन के रूप में इकट्ठा दे दिया जाएगा, ठीक है। अब जब आप उतने वर्ष और पूरे कर लेंगे, मतलब एक अमाउंट निकाला जाता है कि आप इतने वर्षों तक जीवित रहोगे और उतने वर्षों के लिए आपको पेंशन इतनी बनेगी, वो कम्यूट करके आपको पैसा दे दिया जाता है। और मान लीजिए उससे ज़्यादा जीवित रह गए तो एक निश्चित समय ऐसा भी आता है कि आपकी वो पेंशन फिर से रिन्यू हो जाती है और आपको पेंशन फिर से मिलती है। इसे ही कहते हैं पेंशन भजाना या बेचना। क्या कहते हैं? पेंशन भजाना या बेचना। मतलब आप अपनी पेंशन अपने मालिक के यहाँ ही जमा कर देते हो कि भैया हमें मंथली पैसा नहीं चाहिए, आप हमें इकट्ठा पैसा दे दीजिए, ठीक है। वो कमिटेड पेंशन कहलाती है, सारांशीकृत पेंशन, ठीक है। आजकल यही रूप प्रचलन में है। 2004 से अब मंथली मिलने वाली पेंशन समाप्त हो गई, इकट्ठा वाली पेंशन अभी भी मिलती है, ठीक है। और लेकिन अगर आप डिफेंस में हो, जैसे आर्मी वगैरह में हो, तो अभी भी आपको मंथली पेंशन मिलती है। तो पेंशन आपने जान लिया कि जब कभी आप नौकरी से रिटायरमेंट के बाद मालिक से रेगुलर बेस पर मंथली कुछ इनकम प्राप्त करते हो, वो पेंशन कहलाती है। लेकिन यहाँ याद रखिएगा, रिटायरमेंट के बाद मालिक से कर्मचारी को ही मिले, और अगर कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा को मिला तो फिर वो पारिवारिक पेंशन है, वो वेतन पाठ में नहीं आएगा। फिर वो पारिवारिक पेंशन है, वेतन पाठ में नहीं आएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। किसी ने क्वेश्चन पूछा होगा विधवा पेंशन मिलती है, विकलांग पेंशन मिलती है, तो वो कहाँ जाएगा? तो याद रखिए, क्या वो मालिक देता है? वो तो सरकार देती है। तो अगर मालिक ने पेंशन दिया है, कर्मचारी को दिया है, तब वेतन पाठ में आएगा। अगर विधवा पेंशन है या विकलांग पेंशन है तो वो वेतन पाठ में नहीं जाएगा। हम आते हैं इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव। आपके यहाँ आर्मी में अगर कोई व्यक्ति हो तो आप ये जानते होंगे कि आर्मी मैन को 3 महीने की छुट्टी मिलती है, बेसिकली 3 महीने की छुट्टी मिलती है। सीआरपीएफ में अगर कोई हो तो 2 महीने की छुट्टी मिलती है। तो अगर आर्मी मैन को 3 महीने की छुट्टी मिलती है और मान लीजिए वो किसी जॉब के सिलसिले में विदेश भेज दिए गए, ठीक है। तो जैसे हमारे यहाँ मेरे पड़ोस में स्वर्गीय जय बहादुर सिंह जी आर्मी में थे, तो उनको
उनकी मतलब सेवा के दौरान श्रीलंका भेजा गया था। जब हमारे यहाँ राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी तो उसी समय में हमारे देश से सेना भेजी गई थी श्रीलंका। लिट्टे संगठन था वहाँ पे, उनको दमन करने के लिए सेना भेजी गई थी। तो उस सेना के साथ वो भी गए थे। तो उस समय कुछ समय तक वो वहाँ रहे, तो भाई उस समय वो छुट्टी नहीं ले पाए, तो उस छुट्टी का पैसा इनको मिलेगा। मतलब कि जब कभी जनरली क्या होगा कि आपको 3 महीने छुट्टी मिलनी है, 9 महीने नौकरी करनी है, वेतन 12 महीने का मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब आपने वो 3 महीने भी छुट्टी नहीं ली, उसमें नौकरी करते रह गए, तो मतलब आप सबने नौकरी की 12 महीने, 9 महीने आपने नौकरी की 12 महीने, तो आपको भी वेतन 12 महीने का मिला, उनको भी वेतन 12 महीने का मिला, तो गलत बात बनती है। तो जो आपने वो छुट्टी मिली थी, उस छुट्टी में भी नौकरी की, तो उसका पैसा आपको मिलता है। मतलब जब कभी किसी कर्मचारी को सेवा काल में छुट्टी मिले लेकिन वो छुट्टी ना ले, उस छुट्टी के समय में भी वो कार्य करता रहे, तो उसे छुट्टी के बदले में पैसा मिलेगा। जब उसे छुट्टी के बदले में पैसा मिलेगा, वो पैसा वो नौकरी में रहते हुए भी ले सकता है और नौकरी से रिटायरमेंट के बाद भी ले सकता है। अगर नौकरी में रहते हुए वो छुट्टी का पैसा ले लेता है तो उसे यहाँ भेजेंगे, और अगर नौकरी से रिटायरमेंट के बाद वो पैसा लेता है तो वो यहाँ आएगा। अर्जित अवकाश का नकदीकरण, मतलब नौकरी में रहते हुए आपको छुट्टी मिली लेकिन आपने छुट्टी नहीं ली, उस छुट्टी के समय में भी आप काम करते रहे, तो उसके लिए अलग से आपको पैसा दिया जाएगा, उसे अर्जित अवकाश का नकदीकरण कहते हैं। VRS वॉलंटरी रिटायरमेंट सिस्टम बहुत ही प्रचलन में है। जब कभी कर्मचारी की उम्र अभी है, मतलब ये उम्र का मतलब ये नहीं सोचिए जिंदा है, अभी उसकी कार्य करने की उम्र है। मतलब जनरली आप ये कहते हो 60 वर्ष पे रिटायरमेंट है, मान लो अभी वो 50 वर्ष के हुए, 52 वर्ष के हुए, 55 वर्ष के हुए, मतलब अभी वो आगे कुछ और वर्षों तक सेवा जारी रख सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि नहीं, अब आगे और नौकरी नहीं करनी। ध्यान देना मैंने क्या कहा, कि जब कभी कर्मचारी ये सोचे कि बस अब बहुत हुआ, अब आगे नौकरी नहीं करनी, तो अपने रिटायरमेंट के पहले ही अगर वो अपनी नौकरी से हटना चाहे तो हट सकता है। जब वो हटेगा तो उसे VRS कहते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट कहा जाता है, ठीक है। स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण, मतलब कर्मचारी चाहे तो स्वयं अपनी नौकरी समाप्त होने के पहले ही अपनी नौकरी से हट सकता है, और जब वो अपनी नौकरी से हट रहा होता है तो उसको भी उस समय भी उसके मालिक द्वारा कुछ पैसे दिए जाते हैं, उसे स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण पर प्राप्त राशि कहते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट। और ये भी रिटायरमेंट के बाद वाले लाभ में ही शामिल किया जाएगा। छटनी, जब आपके कार्य करने की उम्र है, आपके संबंध में, जैसे आपको जितने दिन के लिए अपॉइंट किया गया है, अभी वो समय सीमा समाप्त नहीं हुई है, लेकिन अब मालिक आपको कार्य से निकाल रहा है। ध्यान देना, आप कार्य करना चाहते हो, आपके कार्य करने की उम्र भी है, लेकिन अब मालिक आपको कार्य से निकाल रहा है। जब अब मालिक आपको कार्य से निकाल रहा है तो उसे रिट्रेंचमेंट कहा जाता है, छटनी कहा जाता है। मतलब कर्मचारी काम करना चाहता है, उसके कार्य की दशाएं भी हैं, कार्य की समय सीमा भी है, लेकिन मालिक द्वारा उसको निकाल दिया जाए तो उसे छटनी कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा जेट एयरवेज ने कई बार ये किया, मतलब कि आप काम करना चाहते हो, अभी आपकी नौकरी के वो संबंध भी समाप्त नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी मालिक आपको काम से निकाल रहा हो सकता है उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी हो सकता है वो आपको वेतन ना दे पा रहे हों, या हो सकता है वो कोई ऐसी चीज़ ढूंढ रहे हो कि हम कुछ स्पेशल करना चाहते हैं, कोई भी आधार हो सकता है। तो जब कभी कर्मचारी काम करना चाहे लेकिन उसके मालिक द्वारा उसको काम से निकाल दिया जाए, उसे छटनी कहते हैं, रिट्रेंचमेंट। ऐसी परिस्थिति में कर्मचारी को नुकसान होता है, तब मालिक कुछ ना कुछ राशि क्षतिपूर्ति के रूप में, कंपनसेशन के रूप में देने के लिए बाध्य होता है, उसे छटनी पर प्राप्त क्षतिपूर्ति कहते हैं। आप फंड बोनस का नाम सुने होंगे। फंड ये है, बोनस यहाँ जाता है।
दोनों में अंतर है। फंड किसे कहते हैं कि जब कभी आप नौकरी में रहते हुए कुछ पैसा मालिक के वहाँ ही जमा करते हो, ठीक, उसमें थोड़ा पैसा आप देते हो, थोड़ा आपका मालिक देता है, उसे फंड कहता है। भविष्य निधि मतलब आप नौकरी में रहते हुए कतरा कतरा, टुकड़ा टुकड़ा अपने भविष्य के लिए बचा के रखते हो। तो जब आप अपने भविष्य के लिए बचा के रखते हो उसे भविष्य निधि कहा जाता है, प्रोविडेंट फंड कहा जाता है। और आज आप नौकरी में रहते हुए ये सेविंग्स कर रहे थे, जिस दिन आप रिटायर होंगे वो पूरा पैसा आपको मिलेगा, ब्याज के साथ मिलेगा। तो वो जो सेविंग्स थी उसमें थोड़ा पैसा आपने दिया था, थोड़ा आपकी ओर से आपके मालिक ने कंट्रीब्यूट किया था, और दोनों पैसों पर जोड़ के आपको ब्याज मिलेगा। वो सेवा समाप्त होने के बाद में ही शामिल किया जाएगा। लेकिन ये दोनों जगहों पर आता है, यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी। मतलब जब यहाँ रहते हो तो आप नौकरी में रहते हुए उसमें पैसा देते हो, और जब यहाँ आते हो तो आप नौकरी से रिटायरमेंट के बाद उससे पैसा लेते हो। तो इसलिए ये दोनों जगह पढ़ना पड़ेगा, प्रोविडेंट फंड। तो प्रोविडेंट फंड मैंने क्या कहा, भविष्य निधि। नौकरी में रहते समय आप अपने भविष्य के लिए कुछ पैसा संचित करना चाहते हो, उसी मालिक के यहाँ ही वो पैसा सुरक्षित रहता है। तो अपने वेतन में से कुछ आप कंट्रीब्यूट कर देते हो, आपका मालिक भी कंट्रीब्यूट कर देता है, और उस खाते में पैसा जमा होता रहता है, उस पर आपको ब्याज भी मिलता है। और जब आप रिटायर हो जाते हो तो ये पैसा आपको जोड़ के ब्याज के साथ मिलता है, उसे ही प्रोविडेंट फंड कहते हैं। तो भविष्य निधि भी रिटायरमेंट के लाभों में आती है, ठीक है। तो ये इतनी बातें तो आपको जाननी ही होंगी, सेवा काल में मिलने वाली प्राप्तियां और सेवा समाप्त होने के बाद मिलने वाली प्राप्तियां। ये हमेशा राह रोकेंगी, डगर रोकेंगी, इसलिए मैंने इन्हें बता देना चाहा। और अब ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा, मैंने ये समझाना चाहा कि ये एक अलग लेसन होगा और ये एक अलग लेसन होगा। चूँकि अभी हम एक साथ दोनों नहीं पढ़ सकते, पहले हम इस लेसन की बात करेंगे। तो जब कभी ये चीज़ें मिलेंगी तुरंत मैं कहूँगा इसकी गणना अगले पाठ में हम आपको सिखाएंगे। तो इसीलिए मैंने आपको ये परिभाषा बता दी कि आप जानते रहिए कि ये रिटायरमेंट में जाते हैं और क्यों जाते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, आपकी किताब पर आते हैं। जो मैंने किताब आधार मान रखी है H.C. मेहरोत्रा की किताब, और ये किताब ही सबसे सुपीरियर किताब है। हर यूनिवर्सिटी और सबसे बड़ी बात हर कॉलेज में चलने वाली किताब है, ठीक है। H.C. मेहरोत्रा आपको आसानी से मिल जाएगी, आसानी से मिल जाएगी, किसी भी जगह मिल सकती है, ऑनलाइन भी आप अवेलेबल करा सकते हैं। देखिए भैया, वेतन की परिभाषा शीर्षक के तहत आपको अब कई हेडिंग्स दी गई हैं, हम एक एक आपको डिस्क्राइब करना चाहेंगे थोड़ा थोड़ा। लिखा है मजदूरी, वेतन से आय में निम्न शामिल है मजदूरी। लो, पहली समस्या, आप तो वेतन को अलग पढ़े थे, मजदूरी को अलग पढ़े थे। वेतन तो आपने पढ़ा था प्रॉफिट लॉस में जाता है, मजदूरी आपने पढ़ा था ट्रेडिंग में जाता है। यहाँ वेतन के लिए परिभाषा ये दी गई है मालिक द्वारा उसके कर्मचारी को उस कर्मचारी द्वारा की गई सेवा के बदले में। तो मालिक मतलब जो काम दे, कर्मचारी मतलब जो काम करना स्वीकार करे। तो यही तो मजदूर में भी होता है। हम किसी को अपने यहाँ काम करने के लिए रखते हैं, मतलब हम हुए मालिक। वो हमारे यहाँ काम करना स्वीकार करता है, मतलब वो हुआ हमारा नौकर। अब उसने हमारे यहाँ सेवा की होगी और सेवा करने के बदले में हम उसे पैसा देंगे। तो इनकम टैक्स ये नहीं देखता कि आपने बुद्धि प्रधानता की वजह से पैसा पाया है। जहाँ बुद्धि प्रधान होती है वहाँ वेतन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, और जहाँ श्रम प्रधान होता है वहाँ मजदूरी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इनकम टैक्स के लिए दोनों में कोई अंतर नहीं है, चाहे वेतन हो चाहे मजदूरी। दोनों में कोई अंतर नहीं है, चाहे वेतन हो चाहे मजदूरी। क्यों? क्योंकि वेतन और मजदूरी दोनों मालिक के द्वारा मिलता है और कर्मचारी को मिलता है। तो इनकम टैक्स ये मायने रखता है कि मालिक ने दिया, कर्मचारी को दिया, वहीं बात समाप्त हो गई, इनकम टैक्स में आ गया। तो मतलब वेतन और मजदूरी दोनों को इस पाठ में एक ही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मालिक के जरिए मिलते हैं और कर्मचारी को मिलते हैं। कंफर्म?
तो आपने मजदूरी जान लिया, मजदूरी को भी वेतन में शामिल किया जाता है। कोई वार्षिकी अथवा पेंशन, अगर मान लीजिए मालिक वार्षिक रूप से आपको कुछ देता है एनुअली, कि ठीक है आप हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, हम एनुअली आपको ये देंगे, वो वार्षिकी कहलाती है। और पेंशन तो आपने अभी पढ़ा कि कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद मालिक द्वारा कुछ दिया जाता है, नकद रूप से दिया जाता है और मंथली बेस पर दिया जाता है, वो पेंशन कहलाती है। और पेंशन भी वेतन पाठ में आती है क्योंकि मालिक ने दिया है और कर्मचारी को दिया है। ठीक है। कोई ग्रेचुटी, ये आप अगले लेसन में पढ़ेंगे, मैंने क्लियर किया। फिर आया है कोई फीस, कमीशन, अनुलाभ। तो फीस और कमीशन जान लीजिए, कहीं कुछ संस्थाएं ऐसी भी होती हैं जो आपको आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से पैसे देती हैं, कि जैसे आपने जितना काम किया उसके आधार पर आपको दिया जाएगा, वो कमीशन बेस्ड जॉब कहा जाता है। जैसे आप सेल डिपार्टमेंट में हों तो आप इतने की सेल कर दीजिए, आपको इतना दे दिया जाएगा। शुद्ध हिंदी कमीशन की घूस होती है, घूस। लेकिन आप जानते रहिए कि जब कभी किसी सेवा में आप हो और वहाँ पे आपके वर्क परफॉर्मेंस के हिसाब से कुछ दिया जाए तो वो कमीशन कहलाता है। तो लेकिन कमीशन के लिए भी शर्त यह है कि मालिक के द्वारा दिया जाएगा और कर्मचारी को दिया जाएगा। जब मालिक के द्वारा दिया जाए, कर्मचारी को दिया जाए तो वेतन पाठ में ही आएगा। फीस भी होता है जनरली जब हम कोई सेवा ले रहे होते हैं तो उसके बदले में हम कोई शुल्क भुगतान करते हैं। तो जब हम कोई सेवा ले रहे होते हैं उसके बदले में हम कोई शुल्क भुगतान कर रहे होते हैं, उसे फ़ीस कहा जाता है। तो अगर मालिक ने कर्मचारी को कोई फ़ीस दिया है तो वो भी वेतन पाठ में ही आएगा। ऐसे ही आपको अनुलाभ भी मिला है। अनुलाभ भी मैंने अभी आपको पढ़ा दिया कि जब मालिक कर्मचारी को निश्चित पारिश्रमिक के अलावा जो सुविधा देगा उसे अनुलाभ कहते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। कोई अग्रिम वेतन, एडवांस सैलरी, जब आप अपनी आने वाली नौकरी के बदले में पहले ही वेतन प्राप्त कर लेते हो, मतलब आपने अभी नौकरी की नहीं है, आप आने वाले समय में नौकरी करोगे और उसके बदले में आप अपने मालिक से पहले ही वेतन ले लेते हो, उसे एडवांस सैलरी कहते हैं। और ये जब मिल जाती है तब टैक्सेबल होती है, जब देय होती है तो टैक्सेबल नहीं होती। बकाया वेतन किसे कहते हैं? जब आप अपनी नौकरी में आगे जा चुके हो, ध्यान देना। अग्रिम वेतन किसे कहेंगे, मैंने क्लियर किया ना कि जैसे आप अभी नौकरी किए नहीं हो, आप जुलाई महीने में हो, नौकरी कर रहे हो, अगस्त महीने की, सितंबर महीने की, अक्टूबर महीने की पहले ही वेतन ले लो। तो जब आप पहले ही वेतन ले लेते हो तो वो अग्रिम वेतन कहलाता है। लेकिन जब फिर आप नौकरी आगे कर दोगे तो फिर आपको वो वेतन नहीं मिलेगा। तो जब आप अपनी आने वाली सेवा के बदले में पहले ही वेतन प्राप्त कर लेते हो उसे अग्रिम वेतन कहते हैं, एडवांस सैलरी। और एडवांस सैलरी पे टैक्स नहीं लगता, एडवांस सैलरी पे टैक्स जब वो मिल जाती है तब लगता है, देय होने के आधार पर उसको वेतन नहीं माना जाता। बकाया वेतन किसे कहते हैं? जब आप अपनी नौकरी में आगे जा चुके हो और आपके मालिक द्वारा पीछे किसी डेट से आपका वेतन बढ़ा हुआ घोषित किया जाए, और वो तब आपके लिए क्या कहलाता है? एरियर कहलाता है। ध्यान देना मैंने क्या कहा। आप जनरली ये सोचते हो कि नौकरी की, पैसा मिलना है, नहीं मिला तो एरियर है। गलत बात। इनकम टैक्स में उसे एरियर नहीं कहते। एरियर शब्द वहाँ क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स के लिए जिस दिन आपको पैसा मिलना है, मतलब आपके लिए देय हुआ, टैक्स उसी समय आपको लग जाएगा, चाहे वो पैसा मिले या ना मिले। मतलब अभी आपका पैसा रुका हुआ है तो भी आपको टैक्स देना होगा। जैसे आप सुनते हो ना कि प्राइमरी के अध्यापक हैं, 4 महीने का वेतन रुका हुआ है और इनकम टैक्स की डेट आ गई तो पैसा अभी नहीं पाए हैं लेकिन टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, वो पैसा आपको मिलता रहेगा, चूँकि आपके नाम पे वो बन चुका है तो आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। तो इनकम टैक्स में वेतन देय होने पर कर योग्य होता है, ना कि प्राप्त होने पर। आपको मिलना है, दैट्स इट। मिला है कि नहीं मिला, इनकम टैक्स से कोई मतलब नहीं है, वो आपसे टैक्स ले लेंगे। तो जब वो टैक्स पहले ही ले चुके हैं तो एरियर तो नहीं कहा जाएगा। तो एरियर किसे कहेंगे? जब आप अपनी नौकरी में आगे जा चुके हों
और आपको पिछले किसी वर्ष से आपका वेतन बढ़ा हुआ घोषित किया जाए। जैसे अभी 7वां वेतन लागू हुआ, तो जब 7वां वेतन लागू हुआ तो उसमें ये कहा गया कि पीछे 1-2 वर्षों से आपका वेतन बढ़ा हुआ घोषित किया जाएगा। मतलब जब आप नौकरी में थे जितना वेतन था वो उतना आपको मिला था। अब सरकार कह रही है चलो बैक डेट से हम आपका वेतन बढ़ा के देते हैं, तो वो आपके लिए क्या कहलाएगा? एरियर कहलाएगा। और वो जब मिलेगा तो आपके लिए कर योग्य होगा। कंफर्म, प्राप्त होने पर कर योग्य होता है। आगे बढ़ जाते हैं। अवकाश, इसमें आपको मोटर कार की सुविधा भी मालिक देता है, स्कूटर देता है, मकान देता है। इन सब को हम अलग से वैल्यूएट करेंगे। तो मैंने कहा है नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को उस कर्मचारी द्वारा की गई सेवा के बदले में निश्चित पारिश्रमिक के अतिरिक्त जो सुविधा दी जाएंगी, रहना, खाना, कोई भी सुविधा दी जाए, तो उनका हमें मूल्यांकन करना होगा कि आखिर ये सुविधा कितने रुपए की है, और जितने रुपए की वो सुविधा दी जाएगी वो आपके वेतन में जोड़ दिया जाएगा। कंफर्म। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही है, अवकाश ना लेने के बदले में कर्मचारी को प्राप्त कोई राशि। अगर कर्मचारी ने अवकाश नहीं लिया और उसके बदले में कर्मचारी को कोई राशि मिलती है तो वह भी वेतन शीर्षक में जोड़ दिया जाएगा। तो अवकाश ना लेने के बदले में कर्मचारी को मिलने वाली राशि, ये अगले पाठ में आप पढ़ेंगे। मैंने अभी डिस्क्राइब किया, कहा था ना बीच बीच में मिलते रहेंगे। पेंशन मिल गई, अवकाश ग्रहण मिल गया। अब हम आगे आते हैं। एक कर्मचारी के स्वीकृत प्रोविडेंट फंड के शेष में वृद्धि। तो अभी आप प्रोविडेंट फंड पढ़ेंगे। तो प्रोविडेंट फंड में अंशदान किया जाता है। कौन कौन अंशदान करता है? मैंने कहा आप नौकरी में रहते हुए अपने भविष्य के लिए कुछ कतरा कतरा जोड़ते हो। जब नौकरी में रहते हुए आप अपने भविष्य के लिए कुछ कतरा कतरा जोड़ते हो, उसे ही भविष्य निधि कहा जाता है। थोड़ा पैसा इसमें आप देते हो और थोड़ा पैसा आपका मालिक देता है, ठीक? तो वो प्रोविडेंट फंड कहलाता है। लेकिन जब उस पर ब्याज मिलता है तो वो भी आपके लिए होता है। लेकिन मुद्दा यह है कि इनको वेतन में शामिल किया जाएगा। जो पैसा आपने दिया, जो पैसा मालिक ने दिया और जो उस पर ब्याज बना, उस पर नियम है खुद का अंशदान कर मुक्त होगा। फिर उसके बाद मालिक का अंशदान ये देखा जाता है, अगर वेतन के 12% तक है तो कर मुक्त है, और अगर वेतन के 12% से अधिक है तो कर योग्य है। और ब्याज 9.5% तक कर मुक्त है, और अगर 9.5% से अधिक है तो कर योग्य है, तब वो आपके वेतन में जुड़ेगा। ठीक है, वो नियम है। जब आप आगे प्रोविडेंट फंड पढ़िएगा तो आपको पता लगेगा। यहाँ सिर्फ आपको नाम गिनाना है। हस्तांतरित शेष अभी हम आपको बताते हैं। ट्रांसफर्ड बैलेंस, हस्तांतरित शेष बताते हैं, और हस्तांतरित शेष का रिलेटेड क्वेश्चन। लेकिन उससे थोड़ा और आगे जो चीज़ें अन्य हैं वो आप जान लीजिए। बोनस, कमीशन, वार्षिकी, ये हमने आपको बता दिया कि बोनस क्या होता है। मालिक द्वारा कर्मचारी को नकद रूप से दिया जाएगा, लेकिन ये आपकी पद प्रतिष्ठा के अनुरूप, ध्यान देना, पद प्रतिष्ठा के अनुरूप आपके कार्य से खुश होकर मालिक ने कुछ आपको नकद रूप से दिया, वही बोनस कहलाएगा। और बोनस हमेशा कर योग्य होगा। मालिक द्वारा दिया जाता है और कर्मचारी को दिया जाता है। और जब आपकी सेवा परफॉर्मेंस के बेस पर आपको पैसा दिया जाए कि आप इतना काम करोगे तो इतना दिया जाएगा, इतना काम करोगे तो इतना, वो कमीशन कहलाता है। और जनरली बिक्री वगैरह डिपार्टमेंट में ये ऐसे ही वेतन फिक्स किया जाता है, तो वो कमीशन भी वेतन पाठ में आएगा, क्योंकि मालिक द्वारा दिया जाएगा और कर्मचारी को दिया जाएगा। भत्ते मैंने अभी आपको बताए थे कि वेतन के अलावा नकद रूप से आपको दिया जाता है, उसे भत्ते कहते हैं। अनुलाभ भी बता दिया, अर्जित अवकाश का नकदीकरण बता दिया, ग्रेच्युटी बता दिया, पेंशन बता दिया। अगर कोई विदेशी पेंशन मिलती है तो अब यहाँ नियम आ जाएगा निवासी पाठ का। अगर आपकी नौकरी विदेश में थी और विदेश में आप नौकरी कर रहे थे, रिटायर होने के बाद भारत आ गए, तो पैसा आपको भारत में मिलेगा, तो निवास स्थान के आधार पर आपको उस पर कर देना होगा, क्योंकि वो भारत में प्राप्त है। पीछे आप पढ़ चुके हो ना कि भारत में प्राप्त या प्राप्त समझी गई है,
कोई ऐसी आय जो भारत में प्राप्त है उस पर टैक्स देना पड़ेगा। और मान लो यहाँ नौकरी करके आप विदेश में चले गए, तो यहाँ नौकरी करके अगर आप विदेश में रहने चले गए तो ये पैसा भारत में बनेगा तो टैक्स देना होगा, मतलब टैक्स देना बनता है। यूएनओ से प्राप्त पेंशन, यूएनओ ध्यान देना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप संयुक्त राष्ट्र संघ में काम कर रहे थे, वेतन पाते थे और वहाँ से रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन मिलती है तो वो पूर्णतया करमुक्त होती है। तो अगर यूएनओ से पेंशन मिले तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है, वो वेतन पाठ में शामिल नहीं होगी। ठीक, आती है वेतन में ही लेकिन करमुक्त है। मैंने आपको नियम बताया है कि शौर्य पुरस्कार या वीरता पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति, उसको भी पेंशन मिलती है। तो अगर कोई शौर्य पुरस्कार या वीरता पुरस्कार पाता है बहादुरी करने के बदले में, तो शौर्य पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति को जो पेंशन मिलती है वो भी पूर्णतया करमुक्त होती है। ठीक है, पूर्णतया करमुक्त होती है, चाहे जब मिलेगी, और वो पेंशन वेतन पाठ में नहीं आएगी, वो जाएगी अदर सोर्सेज में, पूर्णतया करमुक्त होगी। कंफर्म याद रखिएगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट। मतलब जो भी व्यक्ति अशोक चक्र, परमवीर चक्र मतलब आदि वीरता पुरस्कारों से सम्मानित है तो उसको जो पेंशन मिलती है वो पूर्णतया करमुक्त होती है, एग्जेम्प्ट। पेंशन की एक मुश्त राशि मैंने अभी आपको पढ़ा दिया कि पेंशन की एक मुश्त राशि भी आपके लिए वेतन पाठ में ही आएगा। पेंशन अब दो तरीके से मिलती है, एक मंथली बेस पर मिलती है और एक इकट्ठा मिलती है। तो पेंशन का दोनों स्वरूप, चाहे वो इकट्ठा मिले और चाहे वो मंथली बेस पर मिले। हालांकि अक्टूबर 2004 से मंथली पेंशन समाप्त कर दी गई है, लेकिन आप अगर आर्मी या अन्य डिफेंस में हो तब अभी भी वहाँ आपको पेंशन दी जाएगी। तो जब कभी आपको पेंशन मिलेगी तो वो वेतन पाठ में ही आएगी, बशर्ते मालिक के द्वारा कर्मचारी को मिली हो। ठीक, अगर किसी अन्य के द्वारा किसी अन्य को मिली तो नहीं। आगे बढ़ जाते हैं। हस्तांतरित शेष आपको जानना है, ट्रांसफर्ड बैलेंस, वो आप अगले लेसन में, अगले वीडियोस में आप हमसे पाइएगा, क्योंकि वो एक थोड़ा लंबा टॉपिक है और आज की ये क्लास थोड़ी लंबी हो रही है। ठीक, तो हम हस्तांतरित शेष आपको अगले वीडियो में समझा देंगे। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल गई, छटनी वगैरह आप अदर अन्य पाठ जो इसके बाद आपको पढ़ना होगा वहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसीलिए मैंने इनको पहले ही आधार मान लिया कि आप अगर कर्मचारी हो तो आप दो तरीके से वेतन पाओगे, दो समय पर, एक नौकरी में रहते हुए और एक नौकरी से रिटायरमेंट के बाद। तो इस पाठ में हमें नौकरी में रहते हुए जानना है। नौकरी से रिटायरमेंट के बाद जो चीज़ें मिलेंगी वो हम अगले लेसन में पढ़ेंगे। तो नौकरी से रिटायरमेंट के बाद कितनी चीज़ें मिलती हैं? 6। कौन कौन सी? ग्रेच्युटी, पेंशन, अर्जित अवकाश का नकदीकरण, और उसके बाद स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण, और छटनी पर प्राप्त क्षतिपूर्ति, और प्रोविडेंट फंड। ये सारी चीज़ें जहाँ कहीं इस पूरे लेसन में मिले तुरंत आप जान जाइएगा अगले पाठ में हमें पढ़ना है। ठीक, तो आपको ये क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और अगले वीडियो में आपको मिलेगा हस्तांतरित शेष, ट्रांसफर्ड बैलेंस। ये वो टॉपिक है जो कोई नहीं बताता आपको, हम समझाएंगे, तो आप हमसे जुड़े रहिए। हमारे इस YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिल सकें। तो आज की क्लास में इतना ही, और आप हमसे पेड क्लास लीजिए। पेड क्लास पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी, जिसमें आप थोड़े से शुल्क का भुगतान करके अपनी पढ़ाई को एकदम शानदार बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।